हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल EDU ट्री में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संप्रेषण कौशल को पढ़ेंगे। इस क्रम में यह मेरा पहला वीडियो है। आगे और भी वीडियो इसमें मैं बनाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संप्रेषण कौशल को, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। चाहे वह बोलकर हो, चाहे सुनकर हो, देखकर हो, पढ़कर हो, चित्र बनाकर हो, हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यही संप्रेषण है। तो संप्रेषण यहाँ क्लियर कर लीजिए। संप्रेषण का अर्थ सिंपल है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रयास है, चाहे वह बोलकर हो, सुनकर हो, देखकर हो, पढ़कर हो, चित्र बनाकर हो, यह एक संप्रेषण की प्रक्रिया है। और आगे देखते हैं। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप संप्रेषण ही है। हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है। यानी कि संप्रेषण तभी पूरी होती है जब एक व्यक्ति कहने वाला और दूसरा सुनने वाला हो, तब जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। संप्रेषण के विविध रूप। संप्रेषण हम कई रूप में कर सकते हैं, चाहे वह बोलकर हो, लिखकर हो। इसी पे हम इस क्रम में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौखिक संप्रेषण को। ज़्यादातर संप्रेषण बोलकर किया जाता है। भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है। निश्चित ही जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करेंगे तो निश्चय ही किसी भाषा का सहारा लेंगे, चाहे वह क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे वह राजकीय राष्ट्रीय भाषा हो। बोलने के लिए हमें किसी भाषा को माध्यम बनाना ही पड़ता है। तो भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है, तभी हम संप्रेषण बोलकर कर सकते हैं। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू हो जाता है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझ कर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाएं। कबीर का यह दोहा तो आपने सुना और पढ़ा होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग जिनमें दूसरे प्रसन्न हों और अपना मन भी प्रसन्न रहे, जीवन की सफलता का रहस्य है। निश्चय ही जब हम अपनी वाणी को अच्छी तरीके से, शालीनता से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो सामने की तरफ से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे हमारा जो काम होने वाला हो और अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है तो वह काम होने की पूरी उम्मीद होती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से अच्छी वाणी, सभ्य भाषा का प्रयोग करके ही अपनी संप्रेषण की क्रिया पूरी करनी चाहिए। जब हम बोलकर संप्रेषण की क्रिया को पूर्ण कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जैसे शब्दों और वाक्यों का चुनाव। हम जो कुछ कहते हैं उसमें अपने शब्दों का चुनाव कैसे किया है या आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। यहाँ यह उदाहरण है, जैसे डॉक्टर बोलता है, क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई है? और मरीज उसका उत्तर देता है,
अभी कैसे खत्म हो सकती है। यानी यहाँ डॉक्टर के प्रश्न का जवाब मरीज प्रश्न से ही दिया है। यानी डॉक्टर ने प्रश्न किया, उसका उसे उत्तर नहीं मिला। अगर उसे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो हो सकता है डॉक्टर नाराज हो जाए, या फिर वह आगे जो इलाज करता वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर मरीज से जो जानना चाहता है, मरीज उसने उस बात को सही ढंग से नहीं बताया है या उस बात का उत्तर दिया ही नहीं है। अतः शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आवाज़। आप अपनी बात नम्र आवाज़ में कहते हैं या जोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है, एक ग्राहक बोलता है, मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, जरा बदल दो। दुकानदार, इसका पैसा लगेगा। ग्राहक, अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। इस पर दुकानदार कहता है, तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी है तो बनवाओ, वरना चलते बनो यहाँ से। अब ऐसी स्थिति में क्या वह ग्राहक कभी उस दुकान पर दोबारा जाएगा? इस प्रकार आप कहीं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो इसका चयनकर्ताओं पर काफ़ी असर पड़ता है कि आप किस लहजे में बोलते हैं। अतः हमें जब मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हो तो हमें अपने लहजे पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वर। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। आपने किसी को बुलाया, इधर आओ। आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज हैं। इसके अलावा आप जो कुछ बोलिए स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपकी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी। हाँ, इतना ऊंचा भी ना बोलिए कि संदेश का संप्रेषण गलत ढंग से हो जाए। आंगिक संप्रेषण। यह आंगिक शब्द से ही पता चलता है कि ऐसा संप्रेषण जो अंगों से पूर्ण होती हो। यानी मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण में सहयोग देते हैं। यह गौर शाब्दिक, आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से हो जाती है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, वह आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगता है। आप उसके सामने कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी के टेबल पकड़ कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वह अधिकारी झुंझलाकर कह न दे कि जनाब जरा सीधे खड़े होइए। आप जाने अनजाने में सामने बैठे अधिकारी को अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं। अब उस अधिकारी ने आपसे कहा कि आपने जो फोटो कॉपी प्रस्तुत की है उसकी मूल प्रति दिखाइए। मूल प्रति निकालने से पहले आपने कंधे उचकाए, मुंह बनाया, मानो आप कह रहे हो, बड़े आए मूल प्रति देखने वाले। इस तरह के व्यवहार से आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इसके विपरीत यदि आपके पास मूल प्रति न भी हो तो अगर आप उससे विनम्रता से मुस्कुरा कर अगर कहें
कि सर यह मेरे पास नहीं है, तो शायद आपका काम हो जाए। पर उसके मूल प्रति मांगने के बाद आपका व्यवहार उचित न रहा तो आपका शायद बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे शारीरिक हाव भाव से भी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है और इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है तो कहते हैं उसकी आंखें हंस रही थी, या कई बार हमने सुना है कि उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। यानी यह स्पष्ट होता है कि आंखों से भी हमें सामने वाले व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है कि वह प्रसन्न है या दुखी है या गुस्सा है। अपनी आंखों के जरिए हम न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता जाहिर करते हैं, बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। किसी की आंखें नम हो तो हम जान जाते हैं कि वह दुखी है। कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं, परंतु उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि उसके आंसू खुशी के हैं या दुख के। आंखों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे प्रसन्न है या अप्रसन्न। इसका आना आपको अच्छा लगा है, वह आपको टालना चाहता है, या आदि आदि। संप्रेषण के क्रम में लिखित संप्रेषण भी एक माध्यम है। बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। चाहे वह पत्र के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे अपनी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर कवि या लेखक अपने विचार पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखकर लिखने से हम अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक, जिसे हम लिख रहे हैं और जिस तक वह पहुंचेगा, उस तक अपने संदेश को सही ढंग से पहुंचा सकते हैं। और यहाँ क्या का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है क्या से, तो इसे भी समझते हैं। लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पण, लेख, कहानी, कुछ भी लिखने से पहले यह तय कर लीजिए आपको लिखना क्या है। अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण कर लीजिए। यहाँ क्या से तात्पर्य है कि हमें लिखने से पूर्व विषय का निर्धारण कर लेना चाहिए। दूसरा, क्यों का क्या तात्पर्य है। विषय तय हो जाने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए। इसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल हो सकते हैं, जैसे सूचित करना। आप किसी को किसी बात के लिए सूचित करना चाहते हैं, या किसी कार्य के लिए निवेदन करना चाहते हैं, या किसी कार्य के लिए पुष्टि करना चाहते हैं, या कुछ समझाना चाहते हैं। इसके बाद है कौन। यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है, यानी कि आप किसे संदेश, वह व्यक्ति कौन है जिसे आप संदेश लिख रहे हैं। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, तो आपका संदेश स्पष्ट होगा। आपके लिखने की शैली भिन्न होगी। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल भिन्न होगी। एक की शैली अनौपचारिक होगी, दूसरे की शैली औपचारिक होगी। कब
कब कहने से तात्पर्य है, आप अपने लेखन में दिन और तारीख जरूर डालिए। खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है कैसे। कैसे से तात्पर्य यह है कि आपके लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। मसलन माँ को लिखे पत्र और अधिकारी को लिखे पत्र की भाषा में स्पष्ट रूप से अंतर होगा। किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी होता है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें सिलसिलेवार लिख लेना चाहिए। सबसे पहले आप यह तय कर लीजिए कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। यदि आप पर्यावरण पर कोई लेख लिखना चाहते हैं तो आसपास के पुस्तकालय में जाइए और ज़रूरी पुस्तकें निकालकर पढ़िए और उसमें से अपनी काम की चीज़ें नोट कर लीजिए। इसके बाद आंकड़ों और तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से लिखिए। इस प्रकार के लेखन से लेखक पाठक तक अपनी बात सही ढंग से पहुंचा पाता है, अर्थात वह संप्रेषण में सफल होता है। संचार माध्यम संप्रेषण का एक माध्यम संचार माध्यम भी है। संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि संचार माध्यम अपनी माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम भी संप्रेषण के सशक्त माध्यम हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे लगे बड़ी बड़ी कंपनियों के होर्डिंग, समाचार पत्रों में छिपे विज्ञापन, खतरे से संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत आदि संप्रेषण के कई रूप हैं, जिन पर विस्तार से हम अगली इकाई में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उस आधार पे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए इसमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत और सही हैं? पहला है, संप्रेषण केवल भाषा के माध्यम से हो सकता है। संप्रेषण केवल भाषा के माध्यम से हो सकता है। यह निश्चय ही गलत है, क्योंकि संप्रेषण मौखिक, आंगिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। संप्रेषण संवाद है। निश्चय ही यह बिल्कुल सही है। संप्रेषण एक संवाद ही है। संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही, संप्रेषण में अर्थों का ही आदान प्रदान होता है। संप्रेषण मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। बिल्कुल सही। इसी प्रकार आपने जो अभी पढ़ा है, समझा है, उस आधार पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर अपने इस विषय पे पकड़ बनाइए। अगर आपने अभी तक इसे नहीं समझा है तो इससे एक बार दोबारा और सुनिए। निश्चय ही आप बहुत अच्छे से इस विषय पे अपनी पकड़ बना लेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल EDU3 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संप्रेषण कौशल को पढ़ेंगे। इस क्रम में यह मेरा पहला वीडियो है। आगे और भी वीडियो इसमें मैं बनाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संप्रेषण कौशल को, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। चाहे वह बोलकर हो, चाहे सुनकर हो, देखकर हो, पढ़कर हो, चित्र बनाकर हो, हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यही संप्रेषण है। तो संप्रेषण यहाँ क्लियर कर लीजिए। संप्रेषण का अर्थ सिंपल है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रयास है, चाहे वह बोलकर हो, सुनकर हो, देखकर हो, पढ़कर हो, चित्र बनाकर हो, यह एक संप्रेषण की प्रक्रिया है। और आगे देखते हैं। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप संप्रेषण ही है। हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है। यानी कि संप्रेषण तभी पूरी होती है जब एक व्यक्ति कहने वाला और दूसरा सुनने वाला हो, तब जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। संप्रेषण के विविध रूप। संप्रेषण हम कई रूप में कर सकते हैं, चाहे वह बोलकर हो, लिखकर हो। इसी पे हम इस क्रम में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौखिक संप्रेषण को। ज़्यादातर संप्रेषण बोलकर किया जाता है। भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है। निश्चित ही जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करेंगे तो निश्चय ही किसी भाषा का सहारा लेंगे, चाहे वह क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे वह राजकीय राष्ट्रीय भाषा हो। बोलने के लिए हमें किसी भाषा को माध्यम बनाना ही पड़ता है। तो भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है, तभी हम संप्रेषण बोलकर कर सकते हैं। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू हो जाता है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझ कर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाएं। कबीर का यह दोहा तो आपने सुना और पढ़ा होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग जिनमें दूसरे प्रसन्न हों और अपना मन भी प्रसन्न रहे, जीवन की सफलता का रहस्य है। निश्चय ही जब हम अपनी वाणी को अच्छी तरीके से, शालीनता से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो सामने की तरफ से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे हमारा जो काम होने वाला हो और अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है तो वह काम होने की पूरी उम्मीद होती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से अच्छी वाणी, सभ्य भाषा का प्रयोग करके ही अपनी संप्रेषण की क्रिया पूरी करनी चाहिए। जब हम बोलकर संप्रेषण की क्रिया को पूर्ण कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जैसे शब्दों और वाक्यों का चुनाव। हम जो कुछ कहते हैं उसमें अपने शब्दों का चुनाव कैसे किया है या आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। यहाँ यह उदाहरण है, जैसे डॉक्टर बोलता है, क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई है? और मरीज उसका उत्तर देता है,
अभी कैसे खत्म हो सकती है। यानी यहाँ डॉक्टर के प्रश्न का जवाब मरीज प्रश्न से ही दिया है। यानी डॉक्टर ने प्रश्न किया, उसका उसे उत्तर नहीं मिला। अगर उसे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो हो सकता है डॉक्टर नाराज हो जाए, या फिर वह आगे जो इलाज करता वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर मरीज से जो जानना चाहता है, मरीज उसने उस बात को सही ढंग से नहीं बताया है या उस बात का उत्तर दिया ही नहीं है। अतः शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आवाज़। आप अपनी बात नम्र आवाज़ में कहते हैं या जोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है, एक ग्राहक बोलता है, मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, जरा बदल दो। दुकानदार, इसका पैसा लगेगा। ग्राहक, अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। इस पर दुकानदार कहता है, तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी है तो बनवाओ, वरना चलते बनो यहाँ से। अब ऐसी स्थिति में क्या वह ग्राहक कभी उस दुकान पर दोबारा जाएगा? इस प्रकार आप कहीं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो इसका चयनकर्ताओं पर काफ़ी असर पड़ता है कि आप किस लहजे में बोलते हैं। अतः हमें जब मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हो तो हमें अपने लहजे पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वर। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। आपने किसी को बुलाया, इधर आओ। आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज हैं। इसके अलावा आप जो कुछ बोलिए स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपकी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी। हाँ, इतना ऊंचा भी ना बोलिए कि संदेश का संप्रेषण गलत ढंग से हो जाए। आंगिक संप्रेषण। यह आंगिक शब्द से ही पता चलता है कि ऐसा संप्रेषण जो अंगों से पूर्ण होती हो। यानी मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण में सहयोग देते हैं। यह गौर शाब्दिक, आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से हो जाती है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, वह आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगता है। आप उसके सामने कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी के टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वह अधिकारी झुंझलाकर कह न दे कि जनाब जरा सीधे खड़े होइए। आप जाने अनजाने में सामने बैठे अधिकारी को अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं। अब उस अधिकारी ने आपसे कहा कि आपने जो फोटो कॉपी प्रस्तुत की है उसकी मूल प्रति दिखाइए। मूल प्रति निकालने से पहले आपने कंधे उचकाए, मुंह बनाया, मानो आप कह रहे हो, बड़े आए मूल प्रति देखने वाले। इस तरह के व्यवहार से आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इसके विपरीत यदि आपके पास मूल प्रति न भी हो तो अगर आप उससे विनम्रता से मुस्कुरा कर अगर कहें
कि सर यह मेरे पास नहीं है, तो शायद आपका काम हो जाए। पर उसके मूल प्रति मांगने के बाद आपका व्यवहार उचित न रहा तो आपका शायद बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे शारीरिक हाव भाव से भी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है और इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है तो कहते हैं उसकी आंखें हंस रही थी, या कई बार हमने सुना है कि उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। यानी यह स्पष्ट होता है कि आंखों से भी हमें सामने वाले व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है कि वह प्रसन्न है या दुखी है या गुस्सा है। अपनी आंखों के जरिए हम न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता जाहिर करते हैं बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। किसी की आंखें नम हो तो हम जान जाते हैं कि वह दुखी है। कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं, परंतु उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि उसके आंसू खुशी के हैं या दुख के। आंखों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे प्रसन्न है या अप्रसन्न। इसका आना आपको अच्छा लगा है, वह आपको टालना चाहता है या आदि आदि। संप्रेषण के क्रम में लिखित संप्रेषण भी एक माध्यम है। बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। चाहे वह पत्र के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे अपनी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर कवि या लेखक अपने विचार पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखकर लिखने से हम अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक, जिसे हम लिख रहे हैं और जिस तक वह पहुंचेगा उस तक अपने संदेश को सही ढंग से पहुंचा सकते हैं। और यहाँ क्या का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है क्या से, तो इसे भी समझते हैं। लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पण, लेख, कहानी, कुछ भी लिखने से पहले यह तय कर लीजिए आपको लिखना क्या है। अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण कर लीजिए। यहाँ क्या से तात्पर्य है कि हमें लिखने से पूर्व विषय का निर्धारण कर लेना चाहिए। दूसरा, क्यों का क्या तात्पर्य है। विषय तय हो जाने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए। इसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल हो सकते हैं, जैसे सूचित करना। आप किसी को किसी बात के लिए सूचित करना चाहते हैं या किसी कार्य के लिए निवेदन करना चाहते हैं या किसी कार्य के लिए पुष्टि करना चाहते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं। इसके बाद है कौन। यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है, यानी कि आप किसे संदेश, वह व्यक्ति कौन है जिसे आप संदेश लिख रहे हैं। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट होगा। आपके लिखने की शैली भिन्न होगी। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल भिन्न होगी। एक की शैली अनौपचारिक होगी, दूसरे की शैली औपचारिक होगी। कब
कब कहने से तात्पर्य है, आप अपने लेखन में दिन और तारीख जरूर डालिए। खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है कैसे। कैसे से तात्पर्य यह है कि आपके लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। मसलन माँ को लिखे पत्र और अधिकारी को लिखे पत्र की भाषा में स्पष्ट रूप से अंतर होगा। किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी होता है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें सिलसिलेवार लिख लेना चाहिए। सबसे पहले आप यह तय कर लीजिए कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। यदि आप पर्यावरण पर कोई लेख लिखना चाहते हैं तो आसपास के पुस्तकालय में जाइए और ज़रूरी पुस्तकें निकालकर पढ़िए और उसमें से अपनी काम की चीज़ें नोट कर लीजिए। इसके बाद आंकड़ों और तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से लिखिए। इस प्रकार के लेखन से लेखक पाठक तक अपनी बात सही ढंग से पहुंचा पाता है, अर्थात वह संप्रेषण में सफल होता है। संचार माध्यम। संप्रेषण का एक माध्यम संचार माध्यम भी है। संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि संचार माध्यम अपनी माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम भी संप्रेषण के सशक्त माध्यम हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे लगे बड़ी बड़ी कंपनियों के होर्डिंग, समाचार पत्रों में छिपे विज्ञापन, खतरे से संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत आदि संप्रेषण के कई रूप हैं, जिन पर विस्तार से हम अगली इकाई में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उस आधार पे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इसमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत और सही हैं? पहला है संप्रेषण केवल भाषा के माध्यम से हो सकता है। संप्रेषण केवल भाषा के माध्यम से हो सकता है। यह निश्चय ही गलत है, क्योंकि संप्रेषण मौखिक, आंगिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। संप्रेषण संवाद है। निश्चय ही यह बिल्कुल सही है। संप्रेषण एक संवाद ही है। संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही, संप्रेषण में अर्थों का ही आदान प्रदान होता है। संप्रेषण मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। बिल्कुल सही। इसी प्रकार आपने जो अभी पढ़ा है, समझा है, उस आधार पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर अपने इस विषय पे पकड़ बनाइए। अगर आपने अभी तक इसे नहीं समझा है तो इससे एक बार दोबारा और सुनिए। निश्चय ही आप बहुत अच्छे से इस विषय पे अपनी पकड़ बना लेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।